मयूखै जगत सारम ग्रीष्मे पे पीयते रवि आदान दुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बलः। मयूखै जगत सारम ग्रीष्मे पे पीयते रवि आदान दुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बलः। ये ऋतुचर्या का चरक संहिता का श्लोक है। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की चर्या कैसी होने चाहिए? तो कैसी कैसी होगी जी? कहते हैं ये सिद्धांत समझो। पहले व्याख्यान में मैंने बताया था, अब मैं चरक की भाषा में बता रहा हूँ। मयूखै जगतः सारम ग्रीष्मे पे पीयते रवि। ग्रीष्म ऋतु में रवि जो सूर्य है, मयूखै अपनी किरणों से, जगतः सारम पे पीयते, पीयते नहीं पे पीयते, पिए जा रहा है पिए जा रहा है, रुकता ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि अगस्त ऋषि ने सारे समुद्र का पान कर लिया था। तो ग्रीष्मे पे पीयते, भूये भूये पिए जा रहा लगातार। ये चीज जगत के सार को पी जाता है सूर्य। किससे? अपनी किरणों से। तो सार क्या है? हमारा बल, हमारी शक्ति। पशु देखो ग्रीष्म ऋतु में दूध देते हैं, पशुपालकों से पूछो, सब जगह जाके देखो, वो कहेंगे हाँ जी गर्मी होगी पशु दूध कम दे रहा। और दिसंबर में पूछना उनसे, भर जाता है सब कुछ। क्यों? क्योंकि उसमें पशु के शरीर में सार होता है, कफ भरा रहता है। कफ का मतलब बलगम नहीं है, समझ गए? धातुओं की तरलता भरी रहती, जैसे ऐसे छलकते ही गिर जाए। और इस ऋतु में जगत के सार को, इस समय की जैसे गिलोय लगी है मान लीजिए, इस समय ग्रीष्म ऋतु की गिलोय आप लेंगे और एक आप हेमंत ऋतु की लेंगे, विपरीत इतना अंतर मिलेगा। जैसे इस ऋतु में पशुओं में दूध कम होता है, घी दूध में घी कम निकलेगा। वो घी दूध जो है, दही लस्सी आप लेंगे उसका बल कम होगा और हेमंत ऋतु वाले का बहुत तगड़ा होगा। क्यों? कि उस समय जो पशु हैं, मैं बताया था हेमंत ऋतु में कौन सा रस प्रधान होता है? मधुर रस प्रधान होता है। और मधुर रस सबसे ज़्यादा भोजन में हम क्या करते हैं? मधुर रस का सेवन करते हैं। मधुर, अम्ल और लवण तीनों कफ की वृद्धि करते हैं, लेकिन मधुर रस सबसे ज़्यादा कफ की वृद्धि करता है। तो उस समय जल भी मीठा होता है। किस समय? और इस ऋतु में जल में मीठा डालना पड़ता है। किसमें? ग्रीष्म ऋतु में। क्यों? प्रकृति में कटुक रस की प्रधानता होती है। बताया था ना, तिक्त, कषाय और कटुक रस उत्तरायण में। शिशिर ऋतु में तिक्त, वसंत ऋतु में कषाय और इसमें कटुक रस। जल भी नीरस हो जाता है, इसमें शक्ति नहीं रहती। और जितनी वनस्पति, औषधि, लताएं, घास जितने भी हैं, उनको जिनको भोजन के रूप में मैं और आप लेते हैं, पशु लेते हैं, जब उनमें ही शक्ति नहीं है तो हमें कहाँ से आएगी? तो उसके पीछे आचार्य चरक कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जो है वो जगतः सारम पीयते नहीं पे पीयते, भूयः भूयः पिबति, बार बार पीता है, छोड़ता नहीं, लगा रहता है, कुछ भी नहीं छोड़ता इसमें। इसलिए क्या कहा? इसलिए क्या होता है? अब इन दिनों क्या हो जाएंगे गर्मी में, आप देखो 20 अप्रैल से 20 जून लगा लीजिए, मोटे रूप से ग्रीष्म ऋतु का समय है। लेकिन 20 जून में और 20 अप्रैल में, 22 अप्रैल में और 18 जून में अंतर होगा ना। अभी तो किसका प्रभाव है? वसंत का प्रभाव चल रहा है, लेकिन उस समय क्षीण होगा। क्या होगा? उल्टी दस्त कितने होंगे लोगों के, भरे पड़े होंगे हॉस्पिटल उस समय उल्टी दस्त करने से। क्यों? अरे वहाँ ना शादी में गए थे, कल वहाँ खा के आए थे, अरे उनके यहाँ पार्टी थी, अरे कल नए बच्चे माने नहीं, कहने लगे आज तो बाहर का खा के आएंगे, आज बाहर ही खा के आए थे, बीमार हो गए। क्यों बीमार हुए? आदान दुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बलः। इसका उत्तर देते हैं आचार्य चरक। कहते हैं आदान दुर्बले देहे, आदान काल के कारण शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु में शरीर कैसा हो जाता है? दुर्बल हो जाता है। बताया था पिछले व्याख्यानों में।
कि धीरे धीरे सूर्य बलशाली होता है, हमारे आप्य भाग को खींच लेता है। तो देह कैसा हो गया? दुर्बल हो गया। आदान दुर्बल है देह। आदान बताया था ना, आदान मानी ग्रहण करना। सूर्य जो है, आदान काल जो है, उत्तरायण जो है, उसका देवता सूर्य है। सूर्य खींच रहा है अर्थात आदान काल सारे शरीर को दुर्बल करता है। तो दुर्बल शरीर में जो जठराग्नि है बलशाली होगी क्या? कैसी होगी? दुर्बल होगी। शरीर दुर्बल है तो उसमें रहने वाला कोई भी तत्व है वो कैसा होगा? दुर्बल होगा। तो आदान दुर्बल है देह। आदान काल में शरीर दुर्बल हो गया है। और ग्रीष्म ऋतु क्या है? आदान काल का अंतिम समय है, उसकी अंतिम ऋतु है। 6 महीने के अंतिम 2 महीने हैं और जून तो अंतिम 6ठा महीना है। उस समय और बुरी स्थिति आ जाएगी, मई में थोड़ी कम होगी। तो पक्ता दुर्बल है भवती। जो पक्ता है कौन? जो पाचन करता है, जठराग्नि है, पाचन शक्ति है, वो भी दुर्बल हो जाती है। तो अरे संसार के मनुष्यों, अब आपकी जठराग्नि मंद हो गई है। आप इस ऋतु में गोंद के लड्डू बनाते हो, बादाम के लड्डू बनाते हो क्या जून में? और दिसंबर में कैसे खाते हो? बना के अलसी के लड्डू खाते हैं, तिल के लड्डू बना के खाते हैं। अब खा के तो दिखा दो कोई। अब तो आपने किसी की पार्टी में समोसा ही खा लिया था, उसी से पेट ढीला हो गया था, उल्टी दस्त हो गई। रात को भोजन ही करके आए थे बच्चों के कहने से। आजकल के बच्चे कहते हैं बाहर चलो, ये बावड़ा संसार कि बाहर खा के आओ। कब बनाया था उन्होंने भोजन? कब तैयार किया था? कितनी जल्दी विकृति आ जाएगी उसके अंदर, आ जाएगी। ये जो ब्याह शादियाँ हो रही हैं, रात को भोजन 9 बजे मिलेगा। कितनी चीज़ें कब बना के रख दी, देखते हो ना, खुले में रखी हुई हैं, कब बन के रखी हुई हैं। जब आप भोजन करोगे तब तक तो उसके अंदर कितने जीवाणु पैदा हो जाते हैं तापमान पे। ये तो मेडिकल साइंस के लोग, साधारण जो साइंस पढ़ते हैं उनको पता है। घर में ही आटा आप रख दो, सवेरे वाला दोपहर बनाओ तो कैसा हो जाता है वो आटा? बना सकते हैं? नहीं बना पाते उसकी रोटी। देखो जून में क्या स्थिति हो जाएगी, मई में। और तो जो भोजन विकृत हो गए, जो ताज़ा नहीं है, कटा हुआ फल छोड़ दीजिए, तुरंत हैजा दस्त वगैरह जो फैलते हैं, डायरिया फैलता है, ये उल्टी आती हैं, ये फैलते हैं मलिन बस्तियों में जहाँ लोग ध्यान नहीं देते, अज्ञानी लोग। हम तो फ़र्क हो गया थोड़ा। पहले तो डॉक्टर जाते थे, टीम की टीम, रेडी वालों के क्या गिरा देते हैं वो जो पेय जलजीरा बना रखा है, फलाना बेल बना, सब सड़क पे फेंकवा देते हैं। क्यों फेंकवाते हैं वो? क्योंकि कल का बचा हुआ था उसी में आज का नया मिला दिया। आज सवेरे जल्दी बना दिया होगा, शाम को कोई पी रहा है, शाम को 6 बजे पी रहा है, तब तक वो धूप में, तापमान में कैसा हो जाएगा वो? उसके अंदर जीवाणु पैदा हो जाएंगे जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, और वो अंदर जाएंगे, आपको विकृत कर देंगे, पाचन नहीं होगा। तो इस ऋतु में जो उल्टी दस्त होते हैं, चाहे ब्याह शादी में, चाहे किसी की उत्सव जिसे आप पार्टी कहते हैं उसमें, चाहे आप बाहर भोजन करने गए, या घर का ही बासा रखा हुआ फ्रिज में नहीं है। फ्रिज में क्यों नहीं खराब होता? क्योंकि फ्रिज में दिसंबर का तापमान होता है। दिसंबर में चीज़ खराब नहीं होती, लेकिन वहाँ भी खराब हो जाती। दूध सबसे जल्दी खराब होता है, बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं। वहाँ प्रक्रिया खराब होने की मंद है, लेकिन खराब तो हो रहा है। तो ये कहते हैं आचार्य, कब लिख के गए होंगे बताओ, हजारों साल पहले, कि भाई आदान काल में शरीर दुर्बल हो जाता है, और शरीर दुर्बल हो जाता है तो शरीर के अंदर रहने वाली जो जठराग्नि है, आपकी पाचन शक्ति है, वो कैसी हो जाती है? दुर्बल, मंद हो जाती है। और आप उसमें दिसंबर जनवरी वाली चीज़ें डालोगे। जब वो खाते थे तब तो इतना दूध पी लेता था, तब तो ये चीज़ खा लेता था, तब तो ये खा लेता था, बासी भी खा ली थी, ये खा ली थी। अब वो शरीर क्या कहता है? उल्टी दस्त कोई रोग नहीं है, ये शरीर के शोधन की प्रक्रिया है। उल्टी का मतलब क्या हुआ? कि आमाशय में हमने वो चीज़ डाल दी जिसको शरीर को आवश्यकता नहीं, तो आमाशय कहता है चल बाहर, वो बाहर फेंकता है। उल्टी रोग नहीं है, वो तो शरीर की शुद्धि है। वो कहता है कि इसकी छींक है। छींक किस चीज़ का नाम है? कि नासिका के माध्यम से कोई ऐसी चीज़ अंदर जा रही थी जिसकी शरीर को आवश्यकता नहीं है, तो शरीर के शोधन की प्रक्रिया है। बाहर चलो। आंख में पानी आता है, आप देखते होंगे, धूल मिट्टी कोई चीज़ विपरीत चीज़ लग गई तो तुरंत पानी आता है। पानी क्या करता है? आंख अपनी रक्षा करती है, उस जल के माध्यम से उसको बाहर फेंकती है। ऐसे दस्त
कोई चीज़ अपने खाई, अमाशय में इतनी विकृति नहीं हुई, पक्वाशय उसको स्वीकार नहीं कर रहा। जो ही यहाँ जो वाल बना हुआ है जिसके नीचे जाके नीचे से जाएगा सारा, तो दस्त का मतलब क्या हुआ कि पक्वाशय में छोटी आंत बड़ी आंत में वो चीज़ चली गई जिसको शरीर की आवश्यकता नहीं है। शरीर अपने अंदर से पानी फेंकता है और कमजोरी आ जाती है। शरीर ने अपनी शक्ति खर्च की, वो जो दस्त हुए हैं, पानी तरलता आई है, वो क्या था, उसके अंदर खनिज लवण थे, शरीर का अपना जल था जो आवश्यक था। लेकिन उस खराब चीज़ को जिसकी शरीर को आवश्यकता नहीं, तो उसको फेंकने के लिए शरीर ने अपने खनिज लवण बाहर फेंक दिए और फिर दुर्बलता आ जाती। फिर ऊपर से वो लगाना पड़ता है ना, जिस क्या कहते हो, ड्रिप लगाते हैं ग्लूकोज वगैरह, या कहोगे ये घोल का पानी पिला दो क्या। तो ये उल्टी दस्त रोग नहीं है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे शरीर की शक्ति तो खर्च होगी। अब अमाशय में जो जल है जिसने पाचन करना था, जो रस हैं, आम है, कच्चा रस है, वो बाहर फेंक दिया। शरीर को तो उसकी आवश्यकता थी, वो इसलिए बाहर गया क्योंकि उसके माध्यम से बाहर फेंका विजातीय द्रव। ऐसे ही आंतों का जल बाहर जाता है। किस लिए जाना पड़ा कि ये और हानि न कर दे, तो शरीर अपना शरीर बल बाहर फेंक देता। तो आधान काल में शरीर दुर्बल हो गया है, उसके कारण जठराग्नि मंद हो गई है। तो बंधुओं, आपने आहार विहार वो करना है, आचार्य चरक कहते हैं, जो कैसा होना चाहिए, आपकी ऋतु के अनुकूल हो। ऋतु का मतलब क्या है, शरीर के अनुकूल हो। शरीर का मतलब क्या है, जठराग्नि के अनुकूल हो, जठराग्नि की सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए, ये वो कहते हैं। अब आगे क्या कहते हैं, देखिए। अब ग्रीष्म ऋतु जो है उसी को क्या कहते हैं, ग्रीष्म को ग्रीष्म क्यों कहते हैं, ग्रसते रसान, जो रसों को अपना ग्रास बनाती है, रस है ना, कफ तरलता, उनको अपना ग्रास बनाती है, इसलिए इसका नाम ग्रीष्म है। कोई कहते हैं नहीं तो दिसंबर वाली जो काल है ऋतु, उसका नाम भी तो ग्रीष्म हो सकता था, इसका ग्रीष्म क्यों कहा, ग्रसते रसान, जो हमारे मनुष्य पशु पक्षी लता वनस्पति आदि इनके रसों को ग्रहण करता है, इसलिए इसका नाम ग्रीष्म है। मृग पक्षी मनुष्याणाम वनस्पति नाम च रसान ग्रसते, ये आचार्य कहते हैं। अब इसको ग्रीष्म ऋतु को निदाग भी कहते हैं, निदाग काल। संस्कृत साहित्य आप पढ़ेंगे तो वहाँ निदाग काल भी कहा जाता है। किसको, ग्रीष्म ऋतु को। निदाग क्या करता है, नितराम दह्यते रसादि धातु जातमत्र, 6 धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ठीक है कि नहीं, ये 7 धातुएं हैं। तो सातों की सातों धातु, ये ध्यान देने की बात है, आगे वर्णन करूंगा मैं। सातों की सातों धातु क्या होती हैं, नितराम दह्यते, जो इन सातों की रस रक्त आदि सातों धातुओं को नितराम बहुत ज़्यादा बल लगा करके पूर्ण शक्ति से दह्यते, जो जला डालता, उसका नाम निदाग है। इस ऋतु में शरीर की सातों धातुएं, उनका दहन होता है, जल जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं। जैसे जल ही देखो, तालाब भरा होता है वर्षा ऋतु में, और अब क्या है, सारा सूख जाएगा कि नहीं धीरे धीरे सब चीज़ें। तो यही स्थिति हमारे शरीर की धातुओं की है, नितराम, इसलिए इसको निदाग भी कहते हैं। अब क्या कहा, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो भारत का चिंतन कितना विशाल था, कैसा चिंतन था। आज जैसे विमान है, आप कार में आए, एसी चलाते हैं ना गर्मी में, घरों में चलाते हैं, ठंडक कूलर चलाते हैं, जो भी शीत यंत्र जो गर्मी से हमें कुछ छुटकारा दिलाते हैं। पहले विमान विद्या भारत की बहुत उन्नत थी। एक पुस्तक है यंत्र सर्वस्व, महर्षि भारद्वाज का, खंडित अवस्था में मिलता है, उसको मैं पढ़ रहा था। तो वहाँ गर्मी में यात्रियों को दुष्प्रभाव न हो, गर्मी से राहत दिलाने के लिए विमान में पुष्करिणी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। यंत्र सर्वस्व में लिखा।
तो वहाँ आचार्य कहते हैं कि विमान में पुष्करणी यंत्र लगाया जाए, ग्रीष्म के दुष्प्रभावों से बचने के लिए खेट यात्री नाम, खेट यात्री, खेट आकाश को कहते, खे अटती, ख कहते हैं आकाश को, खे अटती जो आकाश में विचरण करते हैं उसको खेट, यानी आकाश में विचरण करने वाले जो यात्री, ठीक है, विमान यात्री कह लीजिए। तो उनकी रक्षा के लिए, ग्रीष्म से रक्षा के लिए, ग्रीष्म से रक्षा क्या जरूरत है? कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में 2 विष शक्तियां पैदा होती हैं। कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में क्या पैदा होती हैं? 2 विष शक्तियां पैदा होती हैं। विषद्वय विराजिता, ये लिखते हैं। ग्रीष्म में पंच शिखा शक्ति विषद्वय विराजिता। महर्षि भारद्वाज विमान में पुष्करिणी यंत्र लगाने के लिए कहते हैं कि क्यों लगाना है? कि ग्रीष्म ऋतु में पंच शिखा नामक शक्ति पैदा होती है। एक वो कैसी है? 2 प्रकार के विष होते हैं उसके अंदर, जो मैंने कहा था ना पिछले व्याख्यान में भी, इसमें भी कहा कि ग्रसते रसान, सारी धातुओं को जला डालते हैं, पी जाता है, हम कमज़ोर हो जाते हैं, उसका कारण बताते हैं। ये आयुर्वेद में मुझे नहीं मिला, ये वहाँ मिला यंत्र सर्वस्व में महर्षि भारद्वाज के। पंचशिखा शक्ति है एक, 2 प्रकार के विष हैं उसमें, विषद्वय विराजिता। क्या करती हैं? अलग अलग काम करती हैं दोनों। बात वही है जो मैंने अभी बताई थी आयुर्वेद की, लेकिन प्रसंग आ गया तो मैं बता दूं कि कितना चिंतन है। यानी विमान का जो आचार्य है विमान विद्या का, वो भी शरीर विज्ञान का आचार्य है, शरीर विज्ञान को जानता है। वो क्या कहते हैं? एक गृधनिका और एक मारिका। एक शक्ति का क्या नाम है? गृधनिका, और एक का नाम क्या है? मारिका। दोनों अलग अलग कार्य करती हैं। क्या कहती हैं? गृधनिका क्या करती है? गृधनिका नामक जो शक्ति है उसमें जो विष है स्थावर जंगम, स्थावर जंगम समझते हो? स्थावर का मतलब वृक्ष आदि, जंगम का मतलब जो चलते फिरते, गच्छन्ति थी जंगमा तिष्ठन्ति थी स्थावरा। तो जंगम कौन हुए? वृक्ष लता आदि और चलायमान प्राणी, मनुष्य पशु पक्षी आदि। कहते हैं इनके सप्त धातून शोषयति, 7 धातुओं को सुखाता है। कौन? गृधनिका नामक जो शक्ति है उसके अंदर जो विष है वो, वहाँ आयुर्वेद के आचार्य भी यही कह रहे थे कि धातुएं क्षीण होती हैं, सूर्य नितराम दह्यते, धातुओं को, रस आदि धातुओं को सुखा डालता है। ग्रीष्मे पे पिएते रवि, बात कही थी वहाँ, धन्वंतरी ने कही, उधर चरक ने भी कही। यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि ये जो गृधनिका शक्ति है, गृध समझते हो ना? ऐसे तो गृधनिका, जैसे मनुष्य में भी गृधा लालसा चाह इच्छा होती है, ये हड़प लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ। तो वो जो शक्ति है वो क्या करती है? उसके अंदर जो विष है वो स्थावर और जंगम, चलते फिरने उड़ने वाले, ये खड़े हुए जितने भी पेड़ आदि हैं, इन सब को कमज़ोर करता है, इनकी धातुओं को सुखा डालता है। जैसे निदाग में कहा था, एक विष वो है। दूसरा जो विष है वो क्या है? मारिका नामक शक्ति के अंदर एक विष होता है। पंचशिखा शक्ति थी, उसके अंदर 2 विष हैं। 2 विषयों के कारण उस शक्ति के 2 भेद हो गए, एक गृधनिका, एक मारिका। मारिका का अर्थ क्या हुआ? उसमें तो क्या हुआ था? सुखाता है, कम करता है, सिकुड़ता है। मारिका का मतलब मार डालता है। गर्मी के कारण लू लगती है कि नहीं? लू लगती है। लू किसका नाम है? शरीर के अंदर जो धातुएं थी, धातुओं में जो सौम्य अंश था, आप्य अंश था, जलीय अंश था, जो कफ था, वो गर्मी ने, सूर्य के ताप ने क्या कर लिया? सुखा डाला। उसी का नाम तो लू है। फिर क्या लगाते हैं? ड्रिप लगाते हैं, ग्लूकोज लगाते हैं, शीतल उपचार देते हैं, देते हैं कि नहीं, ताकि वो पूरा हो जाए। उसका नाम लू है। वही तो चीज़ है। अब ये वही कहते हैं। मारिका क्या? स्थावर वृक्ष आदि, उनके कांड वलकल आदि। कांड समझते हैं? तना, उसकी शाखाएं आदि। वलकल जैसे हमारी त्वचा है, उनके ऊपर की जो त्वचा है, कहते हैं इनका। स्थावर में तो कांड और वलकल इनका। और जंगम जो प्राणी हैं, जो चलते फिरते हैं, मनुष्य पशु पक्षी आदि, कहते हैं उनके अन्नमय 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, समझ, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय।
तो इनके कहते हैं जो स्थावर हैं उनके तो कांड और वल्कल आदि, और जो जंगम हैं चलने फिरने वाले उनके 5 कोश हैं, अन्नमय प्राणमय आदि कोश। कहते हैं इन कोशों का संकुचन कर पुष्टि का नाश करता है। मनुष्य पशु पक्षी आदि जो है इनके तो कोशों का, अन्नमय प्राणमय आदि कोश जो हैं, कहते हैं इनके कोशों का संकुचन करता है, सिकुड़ जाता है। जैसे त्वचा पे लू लग गई, लू का मतलब गर्म हवाएं लग गई, तो त्वचा क्या हो जाएगी, इसके जलीय अंश आप्य अंश कफ सारा क्या हो जाएगा, कहता हूँ त्वचा कैसी हो जाएगी। हाँ डॉक्टरियों करके देखते हैं, ऐसे त्वचा खींच के कुछ नहीं तो खत्म हो गया, इसके अंदर से निकल गया, कुछ है ही नहीं। तो वही तो चीज़ है। तो ये जो मारिका शक्ति है, ये स्थावर जो हैं उनके तो कांड वल्कल आदि उनका नाश करता है, और जंगम जो हैं उनके अन्नमय प्राणमय मनोमय आदि कोश उनका संकुचन करता है, उनको सिकुड़ देता है। जैसे सर्दी में फेफड़ा क्या हालत हो जाता है, खत्म हो जाता है आदमी, ऐसे ग्रीष्म ऋतु में ये मारिका शक्ति कहते हैं उनका संकुचन करके उनका नाश कर देती है। तो इन अब उसके कारण क्या होता है ग्रीष्म ऋतु में, जब आप दोनों विष शरीर की ये हालत कर देंगे, मरे बराबर ही हो गया लू वाला, मुश्किल से जीता, कहीं जीते भी नहीं, और उधर गृधनिका शक्ति उन सबको सुखा देती है। उसका दुष्परिणाम क्या होता है, शरीर पहले ही क्षीण था, जठराग्नि मंद थी, जरा सा कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा आप रोगी हो जाते हैं। रोग का मतलब क्या हुआ, प्रतिकूलता है, और शरीर कार्य नहीं कर रहा। उसके कारण इस ऋतु में ये गृधनिका और मारिका, ये जो 2 शक्तियां हैं, इनके अंदर जो 2 विष हैं, तो भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि भाई विमान में पुष्करिणी यंत्र लगाओ, क्योंकि इस ऋतु में पंचशिखा नामक एक शक्ति होती है जो ऐसे ऐसे मनुष्यों का, खेट यात्रियों का, विमान यात्रियों का क्या करती है, हानि करती है, विनाश भी कर सकती है। तो उसको लगाएंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे, निदाग का ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव नहीं होगा, ये बचाव रहेगा, ऐसा वो चिंतन करते। तो भारत में आयुर्वेद के अतिरिक्त भी जो तकनीकी है उसके बारे में भी आप जब विचार अध्ययन करेंगे तो आपको ऐसा उत्तम चिंतन मिलेगा। तो अब हमने विचार किया कि एसी हम क्यों लगाते हैं, विमान में जैसे लगाते थे घरों में अब लगाते हैं, गृधनिका और मारिका हमें नष्ट न कर पाएँ, हमें मार न पाएँ, हमारे अंदर के जो शरीर की धातुएं हैं, कोश हैं, उनको नष्ट न कर पाएँ, उनको क्षीण न कर पाएँ। इसलिए तो आगे आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम इनसे कैसे और बच सकते हैं, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए ग्रीष्म ऋतु में, उस पर विचार करेंगे। अब हमने केवल शीत यंत्र के ऊपर ही विचार किया। ओम शांति शांति।